The next point is GST is a tax on consumption of products from business sources and not on personal or hobby activities. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए. जीएसटी जब आप प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हो, मतलब बिजनेस सोर्स है. सोर्स क्या है? बिजनेस. जीएसटी किनसे कलेक्ट की जाती है? जिनके पास बिजनेस है और वो क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स को बेचते हैं. ठीक है, किनको बेचते हैं? कस्टमर्स को. तभी तो कस्टमर से टैक्स ले सकते हैं ना हम, और गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं. ठीक है. पर्सनल जो चीजें और जो हॉबी एक्टिविटीज है ना, उन पे जीएसटी नहीं लगती है. मतलब आपका बिजनेस होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज में, उस पर्टिकुलर कमोडिटी में आप बिजनेस करने चाहिए. ठीक है, उसी चीज के ऊपर जीएसटी लगाई जाती है. अभी जैसे आपकी हॉबी है, सपोज स्विमिंग. स्विमिंग आपकी हॉबी है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगी. नहीं, आपकी हॉबी के ऊपर टैक्स नहीं लगता है. आप जो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हो ना, उसके ऊपर टैक्स लगाई जाती है. समझा अभी? अंडर जीएसटी. मैम, हाँ जी. हॉबी ना तो गुड्स है ना सर्विसेज है, तो उस पर जीएसटी कैसे नहीं लगेगा? ना, वही तो कह रही हूँ कि वो कभी भी. इसमें उसमें आया ही कैसे? नहीं नहीं, ये तो पॉइंट क्लियर करने के लिए दिया है उसने, कि कभी भी कोई भी एक्टिविटी जो आप करते हो ना, आपकी हॉबी होती है, उस पर जीएसटी नहीं लगती है. ऑफ कोर्स उस पर जीएसटी आएगा ही नहीं, तो लगेगा कहाँ से? ये तो सही बोला ना आपने. बस एक पॉइंट वो क्लियर कर रहा है आपको कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो आप कंज्यूम करते हो और जिसका बिजनेस होता है, वो ही ये जीएसटी चार्ज कर सकता है. आया समझ में? आप स्विमिंग करने गए, कोई बोलेगा ये एरिया मेरी है, आप इस पे मुझे पे करो? नहीं, ऐसे नहीं होता है. ठीक है, तो वो क्लियर कर रहा है सिर्फ एक पॉइंट. जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है. ठीक है. क्या मैम? हाँ जी. अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अंडर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट इज प्रोवाइडेड थ्रू आउट द वैल्यू चेन फॉर क्रेडिटेबल एक्विजिशन. मतलब जो आप सामने से खरीद रहे हो, उसमें से जीएसटी जो आपने भरी हुई है, वो काट कर आपने जो रिसीव करी हुई है उतनी पे करेंगे. मतलब एग्जाम्पल, अगर आपने सामने वाले से जीएसटी ली है 12 रुपए, और आपने पीछे वाली चेन मतलब मैन्युफैक्चरर को 10 रुपए भरी थी, तो 12 रुपए आप गवर्नमेंट को नहीं पहुंचाएंगे. 12 में से 10 माइनस करके 2 रुपए गवर्नमेंट को पहुंचाएंगे. इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट का मतलब पता है क्या होता है? इनपुट मीन्स आपने कोई चीज खरीदी, आपके पास टैक्स आई. आप खरीदते समय आपने टैक्स, देखो कोई भी चीज जब आप बेचते हो तो टैक्स आती है. ठीक है. जब कोई भी चीज आप बेचते हो आउटपुट, तो टैक्स आपको पे करनी पड़ेगी. टैक्स, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, वेरी सॉरी, आई विल रिपीट अगेन. कोई भी चीज जब आप बेच रहे हो, आप बिजनेसमैन, कभी भी कोई भी चीज जब आप बेचोगे, उसको बोलते हैं आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट. आउटपुट, आउटपुट मतलब गुड्स गए आउटपुट, तो टैक्स मिलेगी. टैक्स आया. ठीक है. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है? जब आपके पास टैक्स आई. कब आएगी? जब आप बेचोगे. टैक्स कभी आएगी? जब आप बेचोगे. अच्छा, अगर आपने बेचा है तो किसी से खरीदा भी तो होगा ना प्रोडक्ट. पेड़ से तो नहीं लाए हो आप प्रोडक्ट, नेचुरली ऊपर से टपक के तो नहीं आया. आपने प्रोडक्ट किसी से खरीदा. अच्छा, खरीदा तो टैक्स भरी होगी, उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स. मतलब जब आपने प्रोडक्ट प्रोडक्ट खरीदा था, तब उस टाइम पे आपने आउटपुट टैक्स में टैक्स भरी थी. तो जो मेरी टैक्स भरा हुआ अमाउंट है ना, सपोज वो 12 रुपए है, और जो लिया हुआ टैक्स है, जो टैक्स मेरे पास आई, वो 14 रुपीज है. तो 14 रुपीज आपके हाथ में टैक्स आई, और 12 रुपए आपने भरी थी. तो 14 में से 12 तो आप ऑलरेडी भर चुके हो ना, तो वापस 14 रुपीज क्यों भरोगे? 2 रुपीज भरोगे ना. अब क्लियर हुआ सबको इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईटीसी. आईटीसी मतलब आपको आपकी टैक्स का जो जो आप भर चुके हो, जो आपके जेब में है अभी टोटल, और जितनी आप भर चुके हो, उसका बेनिफिट मिलता है सेट ऑफ का. सेट ऑफ मतलब माइनस करके, जितनी भरी है उसको वापस ना भरिए. आपके पास उतनी छूट है कि आप उसको माइनस कर सकें, सेट ऑफ कर सकें थ्रू आउट द वैल्यू चेन ऑफ द क्रेडिटेबल एक्विजिशन. मतलब थ्रू आउट द वैल्यू चेन मतलब होलसेलर भी कर सकता है, रिटेलर भी कर सकता है, कंज्यूमर नहीं कर सकता, क्योंकि कंज्यूमर ही तो है जिसको फाइनल जीएसटी पूरा का पूरा भरना पड़ता है. ठीक है, कंज्यूमर ही तो है जिसके ऊपर जीएसटी लगती है. बस भर के आने वाले बंदे अलग अलग होते हैं.
समझा अभी? इट इज नोन एज वन कंट्री वन टैक्स। जीएसटी किस लिए एप्लीकेबल हुआ? पहले एक स्टूडेंट ने मुझे क्लियर किया था कि मैन्युफैक्चरर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता था और फिर होलसेलर और रिटेलर्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगता था कि वो बेच रहे हैं तो सेल्स टैक्स लगता था बराबर। अब वो सब बंद हो गया। क्यों बंद हो गया आपको पता है? क्योंकि बहुत एक ही प्रोडक्ट पे बार बार टैक्स लगाई जाती थी। अब वन कंट्री वन टैक्स, ये कॉन्सेप्ट निकाला गया, जीएसटी का कॉन्सेप्ट निकाला गया दैट इंडिया इज वन कंट्री, इट इज वन, देयरफॉर टैक्स शुड आल्सो बी वन, देयरफॉर इट इज नोन एज वन कंट्री वन नेशन वन टैक्स। सबको समझा ये पूरा अच्छे से? तो मैं आगे बढ़ूं? यस मैम। ओके, गुड जॉब। और वो गिफ्ट के लिए ना मुझे एक और चीज क्लियर करनी थी, लास्ट में मैं फिर से एक और चीज क्लियर करती हूँ गिफ्ट के बारे में। जितना भी जो भी डाउट होगा ना वो भी क्लियर हो जाएगा उससे, ठीक है? वो मुझे सिर्फ आप प्लीज रिमाइंड कराना, हाँ, गिफ्ट वाला पॉइंट। चलो जीएसटी पे आते हैं आगे। सॉरी, आगे वाले स्लाइड पे भी जीएसटी दिया हुआ है थोड़ा डिटेल में। मैम हाँ जी बोलिए। मैम हाँ बेटा बताइए। मैम ऊपर किसमें 2 पॉइंट? ऊपर वाले में 2 पॉइंट, कौन सी वाली 2 पॉइंट? मैम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट बताऊं फिर से, ठीक है? जीएसटी का मतलब क्या होता है? जब हम कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, जब हम सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी गुड्स, किसी भी सर्विसेज या दोनों, जब हम सप्लाई करते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होनी चाहिए। देखो आपके पास, आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, ठीक है, गुड्स खरीदे, लेकिन आपने बेचे नहीं है, तो क्या आप जीएसटी लगा सकते हैं किसी पे? नहीं। जब तक सप्लाई नहीं होगा तब तक जीएसटी नहीं लगेगा। पहली शर्त है सप्लाई। सबसे पहली कंडीशन है सप्लाई। देयर शुड बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ, दोनों चीजें भी आप दे सकते हो। किसी को गुड्स भी दे सकते हो, किसी को सर्विसेज भी, किसी को गुड्स एंड सर्विसेज दोनों दे सकते हो, पर देना तो चाहिए ना, तभी आप उनसे जीएसटी मांग सकते हो। लेकिन जब आप अल्कोहलिक लिकर बेचते हो, ह्यूमन कंजम्पशन, हाँ, लिकर तो बहुत सारे होते हैं, वो एनिमल्स के लिए भी बनाए जाते हैं, बहुत सारे होते हैं, दवाइयों के भी होते हैं, पर ड्रग्स होते हैं, सॉरी। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है अल्कोहलिक लिकर की, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है, जैसे वाइन और ये हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? हम लोग मतलब जो लोग यूज करते होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है? तो अल्कोहलिक लिकर जो है ना, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो बेचा जाता है वाइन शॉप्स पे, उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। उसको छोड़ के कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस ले लो, जीएसटी एप्लीकेबल है। अल्कोहलिक लिकर पे एप्लीकेबल नहीं है। इसका मैं रीजन पहले बता चुकी थी, फिर से बता रही हूँ क्यों। क्योंकि अल्कोहलिक लिकर पे पहले तो आप देखोगे ना 32% टैक्स लगती थी, अभी तो फिर भी उन्होंने थोड़ी कम की है। लेकिन अगर उसको जीएसटी के दायरे में लाया ना, तो मिनिमम टैक्स वो लोग 28% ले सकते हैं। तो 28% तो बहुत टैक्स कम हो जाएगी लिकर के नाम पे। और लिकर पे टैक्स कम नहीं करनी है, गवर्नमेंट को बढ़ानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर टैक्स कम कर दी तो प्रोडक्ट सस्ते में बिकेगा, सस्ते में बिकेगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, और ये लिकर कंज्यूम करना ज्यादा अच्छा नहीं है। ये वो प्रोडक्ट है जो ज्यादा कंजम्पशन नहीं होनी चाहिए जिसकी, ये तो आपको अच्छे से पता है। तो जीएस गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा क्यों लगाती है ऐसे प्रोडक्ट्स पे कि कम से कम बिकेगी। आई बात समझ में? आगे बढ़ूं? यस मैम। ओके, जीएसटी इज अ ब्रॉड बेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है जैसे जैसे प्रोडक्ट आगे वाली चेन में जाएगा, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, प्राइस बढ़ता जाएगा, प्राइस बढ़ता जाएगा, टैक्स भी तो बढ़ती जाएगी, ठीक है? लेकिन अलग अलग लेवल पे टैक्स नहीं लगाई जाएगी। जैसे पहले मैन्युफैक्चरर पे एक्साइज ड्यूटी लगाते थे, होलसेलर और रिटेलर पे सेल्स टैक्स लगाते थे, अब वो नहीं लगेगा, जीएसटी एक ही बार लगेगा। लेकिन जो प्रोडक्ट जितनी बार रोटेट होके अलग अलग क्या कहते हैं उससे, चेन्स में जाएगा, उस बेसिस पे उसकी टैक्स डिसाइड होती है। जितनी चेन ज्यादा उतनी टैक्स भी ज्यादा, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा ना, सामने वाला बंदा अपना प्रॉफिट भी तो रखेगा। आई बात समझ में? वैल्यू एडेड टैक्स है ये, ठीक है? डेस्टिनेशन टैक्स है ये। डेस्टिनेशन मतलब जहां गुड्स पहुंचेंगे वहां पे जीएसटी लगेगा,
ठीक है, और कोई एग्जांपल और कोई पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में एंड यू वांट मी टू रिपीट दैट? नो मैम। ओके गुड, चलो गुड इनफ। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ये सबको पता है। इसका दूसरा नाम है कंजम्पशन टैक्स। अच्छा, इसका दूसरा नाम कंजम्पशन टैक्स क्यों है? क्योंकि जो कंज्यूम करता है उसने भरना पड़ता है। किसके पॉकेट से निकलती है जीएसटी? देखो, भर के कौन आता है? शॉपकीपर। पर किससे वसूल करता है? किसके पॉकेट से निकलती है? कस्टमर। अल्टीमेट कस्टमर मैम, वेरी गुड, अल्टीमेट अल्टीमेट एंड कंज्यूमर। कस्टमर। अल्टीमेट कस्टमर, एंड कंज्यूमर, कुछ भी बोलो, बात सही है। तो एंड कंज्यूमर होता है वो अपने पॉकेट से भरेगा। मतलब फाइनल किसके पॉकेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा? कंज्यूमर। तो कंजम्पशन, कंज्यूमर। हाँ जी, तो कंज्यूमर है जिसने जीएसटी भरनी होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कंजम्पशन टैक्स के नाम से जाना गया है, विच इज इम्पोज्ड इन इंडिया। हम अपने इंडिया को देख रहे हैं, ठीक है, इंडिया में इम्पोज की जाएगी ऑन सप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आई अगेन एंड अगेन रिपीट दैट। जब सप्लाई होगा तब जीएसटी लगेगा। किस चीज का सप्लाई? कोई भी चीज, कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज, या दोनों। ठीक है, इतना समझा सबको? इट इज कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ओ माय गॉड, कितने कितने एडजेक्टिव्स हैं, कितने सारे वर्ड्स हैं ना, पर बहुत सिंपल है, आप मीनिंग समझो। कॉम्प्रिहेंसिव है ये, ठीक है, इसमें इसका दायरा बहुत बड़ा है। कॉम्प्रिहेंसिव है, मल्टी स्टेज। कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज मतलब इसने सबको अपने दायरे में ले लिया। होलसेलर को भी ले लिया, मैन्युफैक्चरर को भी ले लिया, जिससे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं जिसको, उसको भी ले लिया, और रिटेलर को भी ले लिया, कस्टमर को भी ले लिया। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है? जहां ये गुड्स पहुंचेंगे उसको जीएसटी भरना पड़ेगा। ठीक है, रिटेलर बैठा है पूना में, रिटेलर बैठा है पूना में, गुड्स बेच रहा है मुंबई में। ऑनलाइन गुड्स हम लोग बेचते हैं तो कहीं पे भी बेचते हैं ना, तो अब मुंबई के कस्टमर को जीएसटी भरना पड़ेगा ना। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है कस्टमर कहाँ बैठा है उधर उसको, वहां से टैक्स निकल के आएगी। कस्टमर मुंबई में है तो मुंबई से टैक्स निकल के पूना के कस्टमर, पूना के रिटेलर के पास आएगी, और रिटेलर सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स करेगा। अब समझा? पर डेस्टिनेशन एक्चुअली किसने ये टैक्स भरी है, किसके पॉकेट से निकली है? वो कस्टमर जो मुंबई में बैठा है। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया ना ये तो। ठीक है, अच्छा, इसको कॉम्प्रिहेंसिव क्यों बोला गया है? कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए क्योंकि इसने अपने आप में सब कुछ इंक्लूड कर दिया, सब कुछ, एवरीथिंग। सबसम मतलब इंक्लूड कर दिया, सबको अपने अंदर ले लिया। ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सेप्ट अ फ्यू होना चाहिए, वो आर्टिकल मिसिंग है। ठीक है, जाने दो। कॉम्प्रिहेंसिव बिकॉज इट हैज सबसम्ड ऑल ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो, ये वाली इनडायरेक्ट टैक्सेस थी जो हमने देखी थी, कस्टम ड्यूटी को छोड़ के, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, सैड, सीडीपी, ये सब 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 बहुत सारी टैक्सेस है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, वो सबको अपने अंदर लेकर जीएसटी एक नया बनाया गया। मतलब जीएसटी में ये सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी इंक्लूड हैं, अलग से इंक्लूड करने, अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए इसको बोला गया कॉम्प्रिहेंसिव। अच्छा, इसको कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए भी बोला गया है क्योंकि ये मल्टी स्टेज्ड है, इसने अपने अंदर सारे सारे स्टेजेस को ले लिया। जैसे मैंने पहले बताया, होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, क्रेडिटर, कस्टमर, सब। एंड इट इज इम्पोज्ड एट एवरी स्टेप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। किसी को नहीं छोड़ा इसने, सबके ऊपर, सबको पकड़ा है, लेकिन एक तरीके से, कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि इसके ऊपर भी टैक्स लग रही है, इसके ऊपर भी टैक्स लग रही है, नहीं। क्यों? आप देखो, मैंने, मैम हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मैम एक डाउट है मैम। जी जी, बोलो। मैम कोई मैम जीएसटी का फेक बिल बना के मैम किसी कंज्यूमर को मैम इसके थ्रू जीएसटी ले रहा था मैम, अभी जीएसटी नंबर कोई चेक नहीं करता मैम, तो और इस पे जीएसटी देखो, चार्ज कर रहा है मैम हाँ जी, सोशल देखो, मीडिया के थ्रू मैम, हाँ ई कॉमर्स के थ्रू। हाँ, ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, देखो, ये जो लॉज एंड रूल्स बनाए गए हैं ना, ये इसलिए बनाए गए हैं कि हमारी जानकारी में हो कि ये चीजें ऐसे नहीं करनी है। ठीक है, अब जीएसटी नंबर क्यों बनाया गया? क्योंकि हमने देखना है ये वैलिड कंपनी है कि नहीं है। ठीक है, नंबर इसलिए बनाया जाता है, ये वैलिड है, रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर तो ये मैम वो चेक हमारी, कैसे करते हैं मैम? अब ये ना, मैम ये जीएसटी बहुत नंबर बड़ा कोई भी कुछ भी प्रोसीजर है डाल। बेटा। अब है ना, हम लोग बेसिक मैम मीनिंग पे खड़े, आप मुझसे पूछ रहे हो प्रोसीजर पूरा, एंड
जो पॉइंट आती है ना बिल्कुल लास्ट में कि हम लोग को चेक कैसे करने का, वो पूरा एक, वो क्या कहते हैं उसको, ई वे बिल होता है, ई वे बिल, उसके थ्रू है ना हमको एक नंबर, जीएसटी नंबर होता है, वो जीएसटी नंबर अगर हम पोर्टल पे डालते हैं ना, वो पोर्टल बताता है कि कंपनी रजिस्टर्ड है कि नॉट रजिस्टर्ड है। अब है ना उसका बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, वो अब नहीं सिखा, अब आपके सिलेबस में भी नहीं है वो, मैं सच बताऊं तो। और आपने ना वो चीजें देखनी भी नहीं है, पहले आप है ना, देखो हम एबीसीडी नहीं सीख रहे और सीधा बोल रहे मैम हमको ना पूरा इंग्लिश का स्टेटमेंट बनाने आ जाए। अरे एबीसीडी नहीं सीखोगे तो स्टेटमेंट बना पाओगे, वर्ड्स बना पाएंगे नहीं। तो ये जीएसटी का जो हम सीख रहे हैं वो एबीसीडी है। आप सीधा बनाने चले गए सेंटेंस और स्टोरी बनाने चले गए, मैंने अपने मॉम के ऊपर पूरा एक बुक लिखना है, लिख सकते हैं बुक? पहले एबीसीडी तो सीख लो बच्चों। दिस इज व्हाट आई मैम वांटेड बट टू ये हो कन्वे। सकता है ना मैम, ये हो सकता है ना बट मैम। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आपका जो डाउट है वो बिल्कुल वैलिड है, पर बहुत आगे चले गया। हम क्यों नहीं चेक कर सकते, हम चेक कर सकते हैं ना, इट इज ट्रांसपेरेंट सिस्टम। अभी हम आगे पढ़ेंगे जीएसटी के बेनिफिट्स क्या हैं। इट इज ट्रांसपेरेंट सिस्टम, सबके पास मैम खुला चिट्ठा है। हाँ जी बोलिए। मैम वैल्यू एडेड टैक्स और सेल टैक्स में क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है बेटा, सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स एक ही होता है, बस फर्क ही होता है कि सेल्स टैक्स है ना को जो बेच रहा ना उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा, और वैल्यू एडेड टैक्स है ना कस्टमर, रिटेलर कस्टमर को बेचता है ना, वो बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। बस सेल्स टैक्स का दूसरा नाम समझ लो आप, वैल्यू एडेड टैक्स ऐसे समझ लो, ठीक है। तो एनीवेज पर दोनों अब अलग वो अलग क्यों चार्ज करते हैं? अलग अलग नहीं चार्ज करते हैं बेटा, और पहली बात लिखा है चार्ज ना वहाँ करते पे हैं पिछली मत स्लाइड में। बोलो, चार्ज करते हैं नहीं, चार्ज करते थे। थे। अब तो जीएसटी है ना। सुनो, जब जब होलसेलर रिटेलर को बेचेगा तो सेल्स टैक्स लगेगा, जब रिटेलर हाँ। कस्टमर को बेचेगा ना तो वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा। अब समझा, है तो दोनों ही सेल्स टैक्स ना, यस मैम और समझे। है तो दोनों ही बेचने पे लग रहे हैं। देखो कोई फर्क नहीं है, पर अलग अलग टैक्सेस लगाई जा रही थी। पहले कस्टमर्स को लूटा जा रहा था, मैन्युफैक्चरर्स को लूटा जा रहा था टैक्स के नाम पे, अलग अलग टैक्सेस भरवा के। लेकिन अब सब बंद करके जीएसटी एक ही टैक्स भरेगा, और वो ही भरेगा जिसने पहले भरी हुई है वो काट के, मतलब जो 12 रुपए और 14 रुपए का मैंने एग्जाम्पल दिया, तो 14 रुपीज में से 12 रुपए भरे हुए हैं, 12 रुपीज भरे हैं, वो काट दो, 2 रुपए भर दो। मतलब आपके ऊपर डबल टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए, पर्पस था ये जीएसटी का। अब है ना मुझे थोड़ा पहले ये मीनिंग खत्म करने दो तुम लोग, फिर हम लोग डाउट्स पे तो आते रहेंगे, ठीक है। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव है, but it is meant to be refunded to all the parties in various stages of production other than the final consumer, as it is a destination based tax। इन सबको रिफंड मिलेगा टैक्स का। देखो मैन्युफैक्चरर को टैक्स का रिफंड मिलेगा, हाँ मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला सिस्टम याद करो, ठीक है। अब होलसेलर को टैक्स का रिफंड मिलेगा, हाँ जी मिलेगा, उसने 12 रुपए भरे थे ना मैन्युफैक्चरर को, तो अब 14 रुपए ले रहा है रिटेलर से, तो 12 रुपए तो उसकी जेब में आ गए ना, रिफंड हो गया। 2 रुपए इनफैक्ट एक्स्ट्रा जो गवर्नमेंट को भरने हैं, जेब में नहीं डालने हैं, गवर्नमेंट को भरने। अब रिटेलर ने कितनी टैक्स भरी थी होलसेलर को? 14 रुपए, 14 रुपीज। अब वो कस्टमर से 16 रुपीज लेगा, 14 रुपीज अपने जेब में डालेगा, मतलब उसके पास रिफंड हो गया, और 2 रुपीज बाकी का बचा हुआ गवर्नमेंट तक पहुंचेगा। मतलब गवर्नमेंट के पास कितनी टैक्स पहुंची? मैन्युफैक्चरर ने 12 रुपए भरी, 2 रुपए होलसेलर ने भरी, 2 रुपए रिटेलर ने भरी, हो गया ना 16 रुपीज, और कस्टमर ने कितना भरा? 16 रुपीज। तो कस्टमर को रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ऐसा लिखा हुआ है, बट इट इज मेंट टू बी रिफंडेड टू ऑल द पार्टीज इन वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन अदर देन the final consumer, and as it is a destination based tax। सबको क्लियर है? इतना पक्का बोलो तो मैं आगे बढ़ूं। यस मैम। Yes, ma'am. Okay, very good। It is collected from point of consumption and not of origin like previous taxes। पहले की टैक्सेस पता है क्या होती थी? ये प्रोडक्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? मैन्युफैक्चरर, चलो लगाओ मैन्युफैक्चरर पे एक्साइज ड्यूटी। अच्छा मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? होलसेलर को बेचा, चलो लगाओ होलसेलर पे सेल्स टैक्स। जहां जहां ओरिजिन था ना प्रोडक्ट का, उधर उधर ये लोग टैक्स लगाते थे। अब नहीं होगा ऐसा,
अब नहीं होगा, अब क्या होगा, एक ही पॉइंट पे टैक्स लगेगी। कौन सी पॉइंट पे, कंजम्पशन, कौन कंज्यूम कर रहा है ये प्रोडक्ट, कौन सा कंज्यूमर, मुंबई वाला कंज्यूमर, चलो लगाओ मुंबई वाले कंज्यूमर पे जीएसटी, छोड़ो मैन्युफैक्चरर को, छोड़ो होलसेलर को, छोड़ो रिटेलर को, सीधा उस पे टैक्स लगाओ जो कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि वो कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो टैक्स भी उसने भरनी चाहिए ना। होलसेलर बोलेगा मैंने थोड़ी कंज्यूम किया। आई बात समझ में? लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, सबको समझा? नहीं कुछ, हाँ ना कुछ तो बोलेंगे। Yes, ma'am. ओके वेरी गुड। और किसी को कुछ डाउट है? इसके बाद हम जेनेसिस ऑफ जीएसटी अभी नहीं करेंगे, अभी आप पहले इतना अच्छे से कंप्लीटली रिवाइज कर लें। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू ऑल, एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स अप टिल हियर, आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में डाउट के फॉर्म में पूछ सकते हो। इज इट वेरी क्लियर? Yes, ठीक ma'am. है सबको? Okay, if you have any doubts you can ask me in the next lectures. Please keep revising up till here.